आइए हम आपको आज संसाधन चैप्टर में पढ़ा रहे हैं और ये संसाधन हाई स्कूल के सभी बच्चों के लिए, ये क्लास 8, 9, 10 ये क्लास संसाधन के लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार बोर्ड से तो प्रथम चैप्टर में ही ये आपका प्रथम चैप्टर संसाधन का आता है। और हम लोग जाने क्या संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का उपयोग क्या है और हम इसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। तो पहले जाने कि हमारे संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को आप यहाँ देख सकते हैं, मानवीय आवश्यकताओं के पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। संसाधन के संबंध में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कोई वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा उसका कोई मूल्य हो। अगर नदी के किनारे जिसे पड़ा हुआ बालू, वो जब तक नदी किनारे पड़ा हुआ है उसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब वह संसाधन नहीं है। लेकिन जब उस बालू को हम लेकर के शहर में आ जाते हैं और उससे हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, तो वह संसाधन कहलाती है। अब देखते हैं कि संसाधन का उपयोग क्या होता है। संसाधन का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए तो संसाधन का उपयोग करते ही हैं। जैसे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे हम टेबल, कुर्सी, फर्नीचर जो भी है हमारी वस्तुएं हैं, इसका हम अपने उपयोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। और संसाधन का उपयोग किसी देश और राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। किसी राष्ट्र का विकास संसाधन पर नहीं निर्भर करता है। अगर कोई भी राष्ट्र के पास जितने उसके पास संसाधन होंगे, वह राष्ट्र उतने ही समृद्ध और संपन्न होती है। तो हमने देख सकते हैं कि अब कोई भी राष्ट्र के पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे जल उसका संसाधन हो सकता है, मिट्टी उसके संसाधन होंगे, वहां पर जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उसके खनिज संपदा है, ये सभी उसके संसाधन है। अब कोई भी राष्ट्र अपने तकनीकी और अपने कौशल से ही उसका संसाधन का उपयोग कर सकता है। जैसे अफ्रीका महादेश में पाए जाने वाले बहुत से संसाधनों का भंडार है, लेकिन उसके पास तकनीकी का विकास अधिक नहीं हो पाया है, अतः उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब एक संसाधन का वर्गीकरण, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि संसाधन का वर्गीकरण में बहुत सी बात आ जाते हैं। अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद रखेंगे तो आसानी से आप अपने बात को याद रख सकते हैं। जैसे संसाधन को सर्वप्रथम हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव स्वयं एक संसाधन है, और मानवकृत संसाधन। हम प्राकृतिक संसाधन के भी कई भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम मानव संसाधन के बारे में बोल दें कि जिस देश में, राष्ट्र में अगर मानव की संख्या अधिक हो, लेकिन वह तकनीकी और ज्ञान से अधिक कौशल है, उसमें ज्ञान अधिक है, तकनीकी ज्ञान है, तो उस देश का विकास अधिक होगा। यदि जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन उसका उपयोग कोई राष्ट्र नहीं कर पा रहा है, तो वह जनसंख्या उसके लिए बोझ हो जाएगा, उसके लिए संसाधन नहीं कहलाएगी। उस समय हमें मानव के विकास उसको करना आवश्यक है। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के उप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये हम प्राकृतिक संसाधन को 5 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर प्रत्येक उप वर्ग के भी कई वर्ग होते हैं। प्रथम में है विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, वास्तविक संसाधन और एक है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है, ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके पूछे जाते हैं कि वास्तविक संसाधन से आप क्या समझते हैं। वास्तविक संसाधन वह संसाधन है जो ज्ञात है और जिसका हम अभी अपने वर्तमान तकनीकी और कौशल के आधार पर उपयोग कोई देश राष्ट्र कर रहा होता है, वह वास्तविक संसाधन कहलाती है। जैसे सूर्य का रोशनी, सूरज में ऊर्जा जो होती है उसका उपयोग पहले लोग नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। अतः हुआ क्या हो गया कि अब वास्तविक संसाधन हो गए। उसी तरह वास्तविक संसाधन हमारे खनिज संपदा हो सकते हैं, लौह है, कोयला है, अभ्रक है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वैसी संभाव्य संसाधन जिसका अभी हमें पूरे कितना उसकी मात्रा है, भंडार हमें पता नहीं है और उसका अभी हम उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। जैसे लद्दाख में यूरेनियम है और यूरेनियम के भंडार वहां है, लेकिन हम अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे। वह कितनी मात्रा में यूरेनियम हमारे पास है वो भी हमें ज्ञात नहीं है और हम उसका भी उपयोग भी नहीं कर रहे हैं।
वह भविष्य के लिए है, अतः हम उसको कह सकते हैं वह हमारा क्या है, संभाव्य संसाधन है। अब है उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के नाम से ही स्पष्ट है, जैसे किसी क्षेत्र में, देश में, राष्ट्र पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति वे जैव संसाधन होंगे, और अजैव संसाधन में हमारे खनिज संपदा, कोयला, लोहा, अवरक, तांबा, खनिज, वो मिट्टी भी है हमारे अजैव संसाधन में आएंगे। सूर्य के प्रकाश भी, किसी देश में अगर सूर्य की प्रकाश बहुत मात्रा में मिलता हो, सालों भर उपलब्ध होता हो, तो सौर ऊर्जा को वो भंडार परीक्षा कर सकता है, वो सब हमारे अजैव संसाधन हुए। उपलब्धता के आधार पर हम कह सकते हैं, उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और आप जानते हैं कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन आपको हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्लास वर्ग 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वैसे संसाधन जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसे अच्छा संसाधन भी कहा जाता है। इसका ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, वह हमारा नवीकरणीय है, और पवन से हम बराबर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। समुद्र का तरंग भी हमारे लिए नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है। जल भी, नदी के जो जल होते हैं, वह जल भी हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है। यदि मनुष्य अपने उसका दुरुपयोग ना करे, नदी के धारा न बांध दे, रोक ना दे, लगातार अगर सतत अगर पर्वतीय क्षेत्र उससे नदियां आ रही है और हम उसे लगातार उपयोग कर सकते हैं, वो भी हमारा नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन हुआ होता है जिसका उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और एक बार करने के बाद फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है। अभी कोयला का, जैसे कोयला का उपयोग हम करते हैं, और अगर कोयला के भंडार हमारे पास समाप्त हो जाए तो दोबारा हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वह संसाधन जिसे हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। हम इसमें थोड़ा सा अंतर और आपको बताना चाहेंगे कि नवीकरणीय संसाधन उतना हमें प्रदूषण नहीं देती है जितना अनवीकरणीय संसाधन हमें प्रदूषण भी देती है। कभी कभी नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर भी पूछा जाता है, अतः इसे और आप अच्छी तरह समझेंगे। वितरण के आधार पर भी दो प्रकार के हैं, एक सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, एक स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध से मतलब होता है कि वह संसाधन जो सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होती, जैसे मिट्टी, हवा, ये ऐसे संसाधन है जो सभी जगह पाई जाती है। एक होते हैं स्थानिक संसाधन, और अक्सर आपको स्थानिक संसाधन ही पूछे जाते हैं। स्थानिक संसाधन वह किसी निश्चित स्थान विशेष में ही वह संसाधन जब पाई जाती है, वह स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे जादूगोड़ा में यूरेनियम का पाया जाना, झारखंड के क्षेत्रों में जो छोटा नागपुर पठारी का क्षेत्र है, वहां पर कोयला का भंडार होना, यह स्थानिक संसाधन है। फिर है स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आप समझते हैं निजी संसाधन हम किसे कहेंगे? कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, वह संसाधन निजी संसाधन कहलाएंगे। वो राष्ट्रीय संसाधन में किसी राष्ट्र, देश के सीमा के अंदर में पाए जाने वाली सभी प्रकार के संसाधन वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इसे आप समझे, जिसे हम कोई भी देश है उसके ये भौगोलिक सीमा समुद्र के सीमा से 200 किलोमीटर क्षेत्र के बाद का क्षेत्र, ये 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जो होते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो भी कोई संसाधन होगा, वो पूरे राष्ट्रों की सहमति से भी कोई देश उसका उपयोग कर सकता है। इस पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है, इसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें आप एक बात याद रखेंगे, किसी भी देश की स्थलीय सीमा से वह समुद्र कुल मिलाकर के 200 किलोमीटर दूरी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद की जो होती है संसाधन वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। आज हमने देखेंगे कि संसाधन का अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है और क्यों हमें आवश्यक है करना चाहिए।